मुसलमान जो हज के दिन 23 दिन हमारे साथ रहे, जब मैंने उनकी हालत देखी तो मुझे बड़ी तकलीफ, क्योंकि वो थे सब लीडर, लेकिन वो सब थे वो किसी न किसी पार्टी के नुमाइंदे थे, और वो एमपी थे या एमएलए थे या किसी नेता के जानने वाले थे, तो उनको आप कोई भी नाम ले दें, उसमें मैं भी था एक। लेकिन मुझे वहां जाके इस बात का एहसास हो गया कि ये तो सिर्फ मतलब एक दलाली या चमचागिरी या खुशामद करके लोग आते हैं और कौन इनको रहनुमा समझती है। तो मैंने वो काम छोड़ दिया वहां से जाने के बाद। फिर मैंने कहा अब मैं सियासत नहीं करूंगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। तो फारूक साहब हो, हमारे अंसारी साहब हो, या और भी हमारी कुछ खवातीन भी यहाँ तशरीफ फरमा है, क्योंकि हमने जब लोगों को मदू किया तो इस बात का ख्याल रखा कि दो किस्म के लोग हमने बुलाने की कोशिश की। एक ज्यादा तादाद तो जर्नलिस्ट की, और दूसरी तादाद जो एनजीओ चलाते हैं या किसी तरह की भी इदारा चलाते हैं, उनके सरबराहों को हमने मदू करने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुए। और देखिए रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी के जो डायरेक्टर है तारिक साहब, वो भी तशरीफ लिया है। तो मतलब यह बहुत ही नुमाया शख्सियत, जैसे बीबीसी के इकबाल भाई बैठे हैं, तो वहीं पे हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अंजर साहब बैठे हैं। मैं ये सिर्फ आपको एहसास ही करा रहा हूं कि क्यों बुलाया हमने। बुलाया इसलिए कि ये जो काम है, ये काम आम इंसान के समझ में नहीं आएगा, या आएगा तो बहुत देर से आएगा। लेकिन आप लोग चूंकि अपने अपने, आप चाहे मीडिया इंस्टीट्यूट चलाते हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हो, या कोई और एनजीओ चलाते हो, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। आपको जल्दी समझ में भी आ जाएगा आपका ये जो, और ये आपके काम करने में, आपकी प्लानिंग में मददगार साबित। यहां जो डाइस पे जो लोग तशरीफ फरमा है, कि कोई एक भी इसमें ऐसा नहीं है जो तारीफ का मोहताज हो या ना जानते हो आप। इनका भी इंतखाब इसीलिए किया कि ये अपने अपने सब्जेक्ट के माहिर हैं, कि जो बात कहेंगे वो यकीनन अपने तजुर्बे की बुनियाद पे कहेंगे, हमारे काम की होगी। तो ये दो तो हमने इंतखाब इसलिए किए। अब ये जो काम कहां से शुरू हुआ, ये कैसे आइडिया आया, कहां से आइडिया आया। मैं शुरू से ये काम करता रहा हूं। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में, तो मैंने 2003 में वो जॉब छोड़ी। उसके बाद मैं सियासत में चला गया। सियासत में जाने के बाद फिर मैं गया, और मैंने जैसे कहा हमारे इंट्रोडक्शन में कि मैं जब प्राइम मिनिस्टर डेलीगेट बन गया 2007 में, और वहां जाके जब 23 मुसलमान जो हज के दिन 23 दिन हमारे साथ रहे, जब मैंने उनकी हालत देखी तो मुझे बड़ी तकलीफ, क्योंकि वो थे सब लीडर, लेकिन वो सब थे वो किसी न किसी पार्टी के नुमाइंदे थे, और वो एमपी थे या एमएलए थे या किसी नेता के जानने वाले थे, तो उनको आप कोई भी नाम ले दें, उसमें मैं भी था एक। लेकिन मुझे वहां जाके इस बात का एहसास हो गया कि ये तो सिर्फ मतलब एक दलाली या चमचागिरी या खुशामद करके लोग आते हैं और कौन इनको रहनुमा समझती है। तो मैंने वो काम छोड़ दिया वहां से जाने के बाद। फिर मैंने कहा अब मैं सियासत नहीं करूंगा, बिजनेस भी नहीं करूंगा, अब मैं अपना काम करूंगा। फिर मैं सोशल वर्क में चला गया। सोशल वर्क करते करते फिर मैंने उसमें, जब आम आदमी पार्टी बनी, तो इसी घर में अरविंद केजरीवाल आए, और बनने से पहले मैंने उनको ये बात कही, जब तक वो एक भी इलेक्शन नहीं लड़े थे। मैंने कहा देखिए, जब भी कभी आप पावर में आ जाए तो मुसलमानों के लिए कोई तालीमी पॉलिसी लिया ना, ताकि इनकी जो बदहाली है, इनकी जो बैकवर्डर्स है, वो एजुकेशन के थ्रू और पॉलिसी के थ्रू दूर हो जाए। खैर वो एक लंबा बात है। आप में बहुत सारे लोग गवाह हैं। इसी जगह दो प्रोग्राम हुए, 23 फरवरी 2019 को हुआ, 5 मई 2019 को हुआ, जिसमें मनीष सिसोदिया साहब और अरविंद केजरीवाल साहब दोनों हाथ करके गए कि हम 250 स्कूल बनाएंगे मुस्लिम इलाकों में, चाहे हमें किराए की बिल्डिंग लेनी पड़े, और वो हमारी तजवीज थी। तो इंडियन मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम भी हुए थे दोनों प्रोग्राम। और ये हमने आदत डालनी चाहिए कि हम अपनी नुमाइंदगान से ये बात कहें कि आखिर में होता रहेगा कि मैं वादा करके आया था, तो तमाम मीडिया के सामने वादा करके आया था, लेकिन बनाया नहीं। तो ये जो रद्द-ए-अमल है डेमोक्रेसी में निहायत जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है जिस निजाम में हम जीते हैं, जिसे जमहूरी निजाम कहते हैं, इसमें लोग जरूर आप चुन लेते हैं, उस पार्टी चुन लेते हैं, लेकिन पार्टी को डायरेक्ट काम नहीं करती, वो अपने इदारों के थ्रू काम कराती है। अब इदारों में हमारी एक अकेली ऐसी कम्युनिटी है जिसके लिए अलग से इदारे मुख्तस है, चाहे वो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन हो, दिल्ली हज कमेटी हो, दिल्ली उर्दू अकेडमी हो, या आपकी दिल्ली वक्फ बोर्ड हो, ये एक्सक्लूसिवली आपके लिए काम करते हैं। लेकिन आप यकीन या अपने दिल पे हाथ रखकर ये देखिए कि हम क्या इन इदारों के बारे में कुछ फिक्रमंद है। वो बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद होने देते हैं। उनके तो जो भी लोग बिठाए जाते हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदार बिठाए जाते हैं, और अगर कोई जिम्मेदार शख्स वहां पहुंच भी जाता है तो वो सरकारों को नागवान गुजर जाता है, उसकी रिपोर्ट तक नहीं जाती। उसकी वजह यह है कि कम्युनिटी से कोई उसका रेस्पॉन्स नहीं आता जो आना चाहिए। तो मेरा कहना, मैंने कल अपनी जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैंने ज्वाइन किया था, उसी उसमें जिद में किया था कि जब ये आखिर अरविंद केजरीवाल साहब की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो हमसे वादा करके गई और इसने 250 स्कूल नहीं बनाए, तो फिर हम ये काम अब खुद करेंगे। और खुद करने के लिए हमें खुद अब सियासत में आना होगा, क्योंकि बिना सियासी पार्टी के बात बन नहीं सकती। अल्टीमेटली आपको सियासत में तो जाना ही है। आप चाहे वो प्रेशर ग्रुप के थ्रू जाए, चाहे आप खुद पार्टिसिपेट करें उसमें, चाहे आप वो कोई और तरीका अपनाएं, किसी पार्टी को अपने जो जरूरत, आपकी जो भी डिमांड है उसको मजबूर करें।
आपको करना तो पड़ेगा ही, लेकिन वो जो राहत इंदौरी का शेर है ना, हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो इस जोश में, जज्बे में मैं चला गया वहां और जाके मैंने जो भी कोशिश की वो आपके सबके सामने है। बहरहाल जब मैं कोशिश करता रहा तो मेरे बहुत सारे काम हैम्पर हो गए थे, तो इसलिए मैंने कल ही डिसीजन लिया, क्योंकि मैं आज ये इस बात का ऐलान भी करना चाहता था कि मैं अपना फिर उसी जेल, उसी मेहनत और उसी जज्बे से अपना फिर वही सोशल वर्क करता रहूंगा जो पहले करता। अगर मैंने सियासत छोड़ी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सियासत बुरी चीज है, या अगर एमआईएम छोड़ी है मैंने तो एमआईएम का मतलब भी नहीं है कि एमआईएम बुरी चीज। आपको जो जिस तरह का जो लोकतंत्र हिंदुस्तान में है, इस लोकतंत्र में हर कम्युनिटी को अपना रिप्रेजेंटेशन तय करना ही चाहिए, और वो रिप्रेजेंटेशन आपका तभी तय होगा जब आप में से लीडरशिप डेवलप होगी। आपकी लीडरशिप जब वहां जाके अपने मुतालबात रखेगी और उन ऐवानों में जहां से पॉलिसीज बनाई जाती हैं तभी आपकी ये पॉलिसीज बनेंगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग इतनी सकत रखते हैं सियासत की, जो लोग सकत रखते हैं इसकी, या उनके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत पैदा की है कि वो सियासत को अच्छे से कर सकते हैं, वो लोग खुदगर्ज हैं। वो लोग ऐसी पार्टियों को ढूंढते हैं जहां से बहुत आसानी से वो अपने मंजिल पे पहुंच जाए और वहां जाकर उन्हें कुछ ना करना पड़े। तो ये जो एटीट्यूड है एक्चुअली कम्युनिटी का एटलार्ज हमें चेंज करना ही होगा, और उस चेंज करने के लिए मैं फिर आता हूं इस रिपोर्ट पर कि वो कैसे चेंज होगा और आखिर आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप इस रिपोर्ट को जब मैं सबको भेजूंगा, आप लोग इसको वक्त निकाल के पढ़िए जरूर, और पढ़ने के बाद जो भी आदाद शुमार अभी हमारे साथियों ने दिए दिए, लेकिन मैं आपको मिसाल के तौर पर दो एक आदाद शुमार बता के अपनी बात भी खत्म करूंगा। जैसे दिल्ली में 1000 स्कूल हैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के, और 1500 कुछ स्कूल हैं दिल्ली एमसीडी के, यानी टोटल स्कूल 2500 हुए। अगर 2500 स्कूल को 70 हम विधानसभाओं में बांट दें तो एक विधानसभा में 36 स्कूल आए। अच्छा, जहां जहां मुस्लिम एरिया की कंसंट्रेशन है वो विधानसभाएं भी डेढ़ गुनी है, और जगह की जो विधानसभाएं हैं उनसे मुस्लिम कंसंट्रेटेड एरिया डेढ़ गुनी आबादी के मुताबिक, यानी 36 की जगह हमें तो कितने चाहिए, 54 चाहिए। अब जरा आप गौर करिए कि कौन सी ऐसी विधानसभा है जहां से आप बिलोंग करते हैं, क्या उसमें 54 स्कूल है एमसीडी और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लगा के? इसमें 50% लोग ओखला के होंगे, और ओखला में आप ध्यान दौड़ाइए, इवन मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे एरिया निकाल लीजिए, जो ओखला विधानसभा में है उसमें भी आपको 10 से 12 या 15 से ज्यादा स्कूल नहीं मिलेंगे। तो आखिर ये वही दिल्ली जिसमें 56 स्कूल होने चाहिए, उसी दिल्ली में हम रहते हैं, तो हमारे ये 14 या 12 स्कूल क्यों है? आखिर क्यों वो सहाफी जो हर बात पे अपना माइक लेके बेचारे मेहनत करके नेता तुम नेता जाते हैं, ये सवाल क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके पास ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये थिंक टैंक का काम है, ये एक्सा का काम है, ये IMIF का काम है कि वो रिसर्च करे और वो दे उनको, और ये आप लोगों का काम है साथी हजरात का कि आप इसको सीरियसली लें। अगर इसमें कोई कमी हो तो आप हमें करेक्ट करें, हमें आप एडवाइस करें, ना तो इसकी मजाक बनाएं, ना इसको हल्के में लें, इसका इस्तेमाल करें। दूसरी मैं एक और आपको आदत शुमार देता हूं हेल्थ का। टोटल जो डिस्पेंसरीज है दिल्ली में वो 1585 है। 1585 अगर डिस्पेंसरीज की बात करें तो एक विधानसभा में 23 डिस्पेंसरी आती है। फिर वही बात, मुस्लिम इलाके हाईली टेंस है, उनमें सफाई नहीं होती, उनमें बीमारियां ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा है, तो 23 की जगह वहां पर भी 1.5 गुनी होनी चाहिए, यानी कितने होने चाहिए? 35 होनी चाहिए। क्या 35 डिस्पेंसरी आपके इलाके में है? नहीं है। इस पे हमारा कभी, इसलिए हमारी बैकवर्ड होने में ये भी जो इग्नोरेंस है, ये भी एक बड़ी वजह है। तो यानी उस इग्नोरेंस को दूर करने के लिए, आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये एक कोशिश की गई है, ताकि आप अपने अपने जराए से इस पे लिखें, बात करें अपने अपने अंदाज से। चूंकि इसमें 9 टॉपिक हमने जो इसमें कवर किए हैं, हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे तकरीबन लोग कर लेते हैं काम, लेकिन हमने इसमें जो अलग से चीजें लेके आए वो लिविंग कंडीशन लेकर आए कि आखिर कितने मुसलमान किराए के घर में रहते हैं, कितने मुसलमानों का अपना घर है, और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है सेंसस के हिसाब से वो तकरीबन 25 लाख है। लेकिन मैं जानता हूं कि जो किराए पे रहता है मुसलमान, उसका वोट यहाँ नहीं है, उसका वोट यूपी या बिहार में ही है, तो सेंसस में भी वो नहीं आ पा रहा। तो इसलिए मेरा अपनी तखमीना यह है, तकरीबन 40 लाख मुसलमान यहाँ दिल्ली में रहता है, और 40 लाख मुसलमान इतना होता है कि अपने स्टेट को अच्छा खासा वो हर एतबार से कंट्रीब्यूट कर सकता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो सरकारों को बदल सकता है, वो सरकारों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, और कुछ ना करे तो कम से कम वो अपने लिए कोई ऐसा तखमीना, अपनी प्लानिंग कर सकता है। और हमारे तमाम इदारों को, चाहे वो जितने भी दिल्ली में इदारे मौजूद है, उनका जो वर्क एरिया वो नेशनल है, दिल्ली पे कोई काम नहीं करता। इसीलिए आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि हमने जब ढूंढने की कोशिश की कि दिल्ली के मुसलमानों पे कोई स्टडी हुई है, तो पता ये चला कि शायद कोई अर्ली 90s में इंडियन ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने बहुत ही प्रिलिमिनरी लेवल की स्टडी की थी, वो भी मतलब 5-7-10 पेज की रही होगी। तो ये जो 110 पेज की जो मेहनत की है हमारे प्रोफेसर हजरात ने, इनको हम सब लोगों को इसको सराहना चाहिए, इस माहौल को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे जो सीरियस गुफ्तगू है जिसमें जो आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं आपका इसके लिए मशकूर ममनून हूं, मैं अपने मेहमानान का मशकूर ममनून हूं, और मैं ये आपसे वादा कर रहा हूं कि देखिए, अगर आपकी तरफ से रेस्पॉन्स अच्छा आएगा
तो लोग इदारे भी आपके लिए काम करना शुरू करेंगे, वरना नशिस्तम गुप्तम बर्खास्तम होता रहेगा। वो इदारे भी अपनी जिम्मेदारी वैसी निभाते हैं और आप लोग भी वैसे निभाते हैं, और फिर बाद में इतना मतलब लायकीनी हो जाती है एक दूसरे पे। यानी इदारे कहते हैं कि अवाम ऐसी है और अवाम कहते हैं इदारे ऐसी हैं, तो पैसे खाते रहते हैं। तो इस तरह के एटीट्यूड से निकलिए और उस अप्रोच से निकलिए, हालात को समझिए, हालात की संगीनी को समझिए। चूंकि आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं तो हालात तो आपके डेमोक्रेसी से ही या सियासत से बदलेंगे, लेकिन उस सियासत को बदलने से पहले आपको जो चीजें दरकार हैं, यानी अगर आज यहां पे चीफ मिनिस्टर बैठा होता तो हमें क्या मांगना है, कल को हमें प्राइम मिनिस्टर के सामने जाके जाना पड़ जाए तो हम क्या मांगे उससे, जो उसके फ्रेमवर्क में भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो, और वो दे सकता हो और हम ले सकते हो, या वो नहीं दे रहा है तो हम उसको बार बार उसको नोट करें। और इसी के साथ हमारे मीडिया हजरात की भी ये जिम्मेदारी है कि इस तरह के मुद्दे और ढूंढें, और हम कोशिश करेंगे कि मंथली या 2 महीने में एक बार जरूर एक ऐसी वर्कशॉप कर लें, एक ऐसा प्रोग्राम कर लें कि जिससे हमारा तबादला ख्याल भी हो। और अब आइए हम अहद करें कि दिल्ली में अब हम सीधे से गुफ्तगू करें, अपने मुतालबात और अपनी नस्लों के लिए फिक्रमंद हों, और अपने सीनियर्स खासतौर से जिस तरह से आशुतोष जी, रुमलेश जी, कमर आगा साहब और हमारे ख्वाजा शाहिद साहब हैं, इनकी जो तजुर्बात हैं उनसे फायदा उठाएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।